हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2021-22 के लिए और इसके साथ ही साथ तत्काल समय में जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से यानी कि पीपुल एंड इन्वायरमेंट वाला जो आपका सेक्शन है उस यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। और मैंने इसका पार्ट 1 भी आपको प्रोवाइड किया था और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया था जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और उस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कई सारे आपको देखने को मिलेंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने उस वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया, आपको वीडियो अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि वो आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करे। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको प्रैक्टिस सेट की तरह सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और मैं पूरी तरीके से प्रयास करूंगा कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो उनके आपको डिटेल्स भी बताता हुआ चलूँ ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल्स, जो कि यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखा गया पीसीबीएस, इसी का यहाँ पर फुल फॉर्म कह लीजिए है, द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण निम्नलिखित में से किन के द्वारा यहाँ पर घटित हो सकता है उसके संदर्भ में कुछ विकल्प यहाँ पर दिया गया है। आपको अच्छे से इसे पढ़ लेना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है कि सीवेज बहिस्त्राव यानी सीवेज का जो पानी होता है सीवरेज, और दूसरा है यहाँ पर अपशिष्ट भस्मक, और सी ऑप्शन है विषाक्त कचरा, और डी है यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र, और यहाँ पर ई विकल्प दिया गया है परिवहन क्षेत्र। अब आपको बताना है कि यहाँ पर पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण इन सभी विकल्पों में से किन के द्वारा घटित हो सकता है, और नीचे इन चारों में से ही आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, और इसके साथ ही साथ आपका बी और सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये जो है आपका जितना भी मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपको बताया, सीवेरेज का जो पानी होता है और इसके साथ ही साथ अपशिष्ट भस्मक और विषाक्त कचरा, इससे जो है यहाँ पर पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स जो है द्वारा जलीय पर्यावरण प्रदूषण जो है हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। ये सभी विकल्प जो हैं आपके तीनों, ये कहीं ना कहीं आपके कार्बनिक यौगिक के एक प्रकार हैं और ये जल में घुलकर जलीय प्रदूषण का जो है मेन रूप से काम करते हैं, इसलिए ये तीनों आपके राइट हैं और जो कि आपका ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये कथन वाला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स इसमें दे दिए जाते हैं। एक तो एक अलग इसका टाइप होता है अभिकथन और तर्क वाला, लेकिन यहाँ पर ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दो कथन आपको दिए जाते हैं, दोनों को पढ़ना होता है अच्छे तरीके से और नीचे दिए गए विकल्पों में से ही आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना होता है। तो देखिए कथन पहले में दिया गया कि स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। और कथन यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया कि डीजल चलित वाहन स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चलित वाहन की तुलना में अधिक ईंधन जो है क्षम होते हैं। तो अब दोनों कथन आपको समझना है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है, फिर उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है कि कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है राइट आंसर हो जाएगा, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों पूरी तरीके से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है कंपेरिजन देन जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और कथन दूसरे में यही बताया गया कि डीजल चलित वाहन स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चलित वाहन की तुलना में अधिक ईंधन क्षम होते हैं, यानी ज़्यादा पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में या कंपैरिजन में जो है आपके डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं
ईंधन क्षम या ईंधन दक्ष होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ये स्टेटमेंट जब आपके सही होते हैं तो आपको ऑप्शन ए यहाँ पर सही ट्रिक लगाना है, जिसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगर दोनों कथन सही है तो दोनों सही वाला ऑप्शन आपको ट्रिक करना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता में 2 गुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल में ध्वनि के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको काफ़ी समय मिलेगा, रोक कर वीडियो को अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। इस तरीके से प्रैक्टिस जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन का करेंगे और अपना दिमाग चलाएंगे कि क्या क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है, इस तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करने का प्रयास भी कर पाएंगे। तो वीडियो को रोक कर अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद से राइट आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 3 डेसिबल क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता में 2 गुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल में ध्वनि का स्तर में जो है कितनी वृद्धि होगी, तो 3 डेसिबल की वृद्धि होगी, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट अथवा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ईंधन के बारे में जो है मेंशन किया गया है और किस ईंधन के द्वारा यहाँ पर जो है आउटपुट अथवा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिक होता है। पहला ऑप्शन है कोयला, और यहाँ पर फिर है कोयला में देखिए कई कैटेगरी होती है, सब बिटुमिनस यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद से प्राकृतिक गैस, और फिर सी है डीजल ईंधन और हीटिंग ऑयल, और डी ऑप्शन है गैसोलीन या एथेनॉल रहित। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा कोयला। कोयले में जो आपका सब बिटुमिनस का टाइप्स होता है, इसमें जो है आपका 35 से 45% तक जो है कार्बन पाया जाता है। तो ये जब आप इसको कह लेते हैं कि जलाते हैं जब, तो ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है। कितना होता है, अभी मैंने बताया कि इस टाइप के जो कोयले होते हैं इसमें 35 से आपका 45% जो है क्या होता है, कार्बन होता है। ये आपको याद रखना है। तो जब आप इसको जलाएंगे तो ये कार्बन बाहर निकलेगा और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होगा, ये आपको याद रखना है। तो जो कोयले का सबसे उच्चतम यानी कह लीजिए क्वालिटी में सबसे अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, ये भी आपको याद रखना है। प्राकृतिक गैस आपको पता है कि इससे उतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होता है, जबकि यहाँ पर कोयला यानी कि सब बिटुमिनस टाइप का जो कोयला है इससे सबसे ज़्यादा इन चारों विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां बनाए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया था, यानी किस समझौते के अंतर्गत या प्रोटोकॉल के अंतर्गत दिया गया था। पहला है पेरिस समझौता, बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और सी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और डी है क्योटो प्रोटोकॉल। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पेरिस समझौता के अंतर्गत जो है यहाँ पर प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियाँ बनाए जाने के सुझाव को जो है यहाँ पर दिया गया था या अपनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस से संबंधित एक प्रकार का समझौता है और इसमें 195 देशों ने जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जो है ये कब से प्रभाव में है तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका 4 नवंबर 2016 से प्रभाव में है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का आप सभी ने सही आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों ने अनुसमर्थन जो है किया है। ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी है पेरिस समझौता, और सी ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, और डी है बेसल कन्वेंशन। सही आंसर क्या है, समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या क्वेश्चन में पूछा गया था आप सभी से कि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है, तो वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987, कब, 16 सितंबर 1987, ये आपको याद रखना है डेट, 1987 को अपनाई गई थी। और इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार की ये संधि है। कैसी संधि है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और इसका उद्देश्य पृथ्वी की ओजोन सतह को हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों के प्रयोग एवं उत्पादन को जो है नियंत्रित करना है। अब इसका मेन उद्देश्य भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य क्या है। ये तो आपको पता चल गया कि इस जो है प्रोटोकॉल को कब यहाँ पर अपनाया गया था, तो 16 सितंबर 1987 को जो है इसे अपनाया गया था। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर पृथ्वी की जो ओजोन सतह है उसको हानि पहुंचाने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उसके प्रयोग एवं उत्पादन को नियंत्रित करना है। तो ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि डिटेल आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी देश है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है भारत है, बी यहाँ पर चीन है, डी है डेनमार्क और सी है आपका फ्रांस। तो देखिए सी ऊपर टाइप होना चाहिए लेकिन सी नीचे हो गया है, तो ये टाइप में मिस्टेक है। लेकिन इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है वो आपको बताने का प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। इसे आपको याद रखना है। तो वर्तमान में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी देश आपका कौन सा है? चीन है, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए अग्रणी देश में पहला नंबर पूछ लिया गया, अगर दूसरे नंबर पे कौन सा देश है तो ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरे नंबर पे आपका जो है अमेरिका है। मैं इस क्रम को ही लिख देता हूं ताकि आपको ये क्रम याद हो जाए। सबसे पहले कौन सा है? चीन है। फिर दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? अमेरिका है, अमेरिका है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो है आपका तीसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो तीसरे नंबर पे जर्मनी है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हो जाएगा स्पेन। तो ये टॉप 5 जो कंट्री है इसे आपको याद रखना है। वैसे टॉप 3 से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भारत का चौथा नंबर हो सके पूछ लिया जाए और स्पेन का यहाँ पर 5वां नंबर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्रम जरूर याद रखिएगा। पहला तो पूछेगा चीन, लेकिन भारत का भी स्थान पूछ लिया जा सकता है। तो भारत का स्थान यहाँ पर चौथा है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सोलर वाटर स्टील एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। अगर सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वैसे मैं क्वेश्चन के जो डिटेल्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट जिन क्वेश्चन का उसका जो है डिटेल्स मैं बताता हुआ चल रहा हूं। तो आपको अटेम्प्ट भी क्वेश्चन को करना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सही करने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेय जल का उत्पादन करने के लिए जो है यहाँ पर सोलर वाटर स्टील जो है उपकरण काम करता है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए सोलर वाटर स्टील और सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा जो है गंदे जल को साफ कर पीने योग्य जो है बनाने का काम किया जाता है। किससे? ये सोलर वाटर जो स्टील आपको उपकरण जिसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा जो गंदा पानी होता है, जो गंदा जल होता है, उसको पीने योग्य बनाने का काम होता है इस उपकरण द्वारा। यानी ये उपकरण मेन काम क्या करता है ये आपको याद रखना है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने सही बताया होगा और इसके साथ ही साथ जो मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हुआ चल रहा हूँ वो भी आप याद करते हुए चल रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक वायु प्रदूषक की पहचान करें। तो यहाँ पर प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन सा है इन चारों विकल्पों में से, वही आपको बताने का प्रयास करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक कार्बन एरोसोल्स जो है आपका प्राथमिक वायु प्रदूषक जो है यहाँ पर है। ये आपको याद रखना है।
अब प्राथमिक वायु प्रदूषक जो है ऐसे प्रदूषक पदार्थ होते हैं जो सीधे स्रोतों से जो है उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण के लिए CO2 आप ले सकते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, सल्फर के ऑक्साइड हो गया, और भी कई ऐसी गैसेज हैं जो यहाँ पर प्राथमिक वायु प्रदूषक के जो है आपको रूप देखने को मिल सकते हैं, या प्राथमिक वायु प्रदूषक के ये एक तरीके से टाइप्स है। अब बात कर लें कि ये जो प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं ये उत्पन्न कैसे होते हैं। तो देखिए, ये उत्पन्न आपके जो बायोमास या जीवाश्म ईंधन एवं जैव ईंधन जब हम उसे बर्न करते हैं या उसे दहन करते हैं या जलाते हैं तो उनसे ये उत्सर्जित होते हैं आपके प्राथमिक वायु प्रदूषक। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने सही बताया होगा, और जो भी डिटेल्स मैंने बताया वो भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, ये भी आपका कथन वाला क्वेश्चन है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो दोनों कथन को आपको पढ़ लेना है। तो पहले कथन में दिया गया कि भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान जो है बहुत कम होता है। कथन दूसरे में बताया गया कि नदियों के उग्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों कथन को आपको क्या करना है कि अच्छे से समझना है, देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कथन पहला सही नहीं है, किंतु कथन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये नहीं जो है आपका गलती से टाइप है यहाँ पर, इसको आप नोटिस न करिएगा। तो यहाँ पर कथन पहला सही नहीं है, किंतु कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे है। देखिए, भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान बहुत कम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब ये ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ होता है। जो जीव जो है यहाँ से पानी में ऑक्सीजन लेते हैं, इन्हीं ऑक्सीजन के द्वारा जो है वो जीवित रहते हैं, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन कौन लेता है? जो जलीय जीव होते हैं। अब देखिए, कथन दूसरे में बताया गया कि नदियों के उग्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाता है। ये सही बात है। जब प्रवाह मतलब हवा तेज चलती है, आप देखते हैं नदियों की जो लहर होती है या पानी का बहाव जो है तेज हो जाता है या ऊपर नीचे उठने लगता है, तो वहां पर जो है ऑक्सीजन जो है उस पानी में मिल जाता है, क्योंकि हवा में भी ऑक्सीजन होता है। तो ये आपका तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए एक बहुपक्षीय कोष स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पक्षकार उन विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है जिनकी ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों प्रति व्यक्ति खपत और उत्पादन किस निम्नवत से कम होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका जवाब आपको देना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0.3 किग्रा, यहाँ पर किग्रा आपका हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं यहाँ पर केजी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है या समझौता है जिसे ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु वर्ष 1987 में अपनाया गया था, जिसे मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। और इस समझौते में जो है UNEP, अब UNEP का फुल फॉर्म क्या है तो ये भी आपको याद रखना है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए, इसके द्वारा जो है विकासशील देशों में CFC का उत्पादन एवं उपभोग बंद करने की समय सीमा निर्धारित की गई, और इसके तहत जो है 31 विकासशील देशों को जो है छूट मिली है, जिनका वार्षिक उत्सर्जन जो है प्रति व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कार्बन की, तो वो 0.3 kg है। तो यहाँ पर 31 देशों को पूरी तरीके से छूट दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से नहीं पूछा जाता है तो जो डिटेल्स बताता हूँ मैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित ग्रीन हाउस गैसों के गुण की वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। यहां पर आपको सही आंसर नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो यहां पर कुछ जो है आपके ग्रीन हाउस गैसों के गुण की वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष में कुछ गैसों के बारे में दिया गया है और उसे आपको क्रम में लगाना है। फिर देन उसके बाद से ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पर घटते हुए क्रम में लगाना है। तो घटते हुए क्रम में आप पहले कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले नंबर पे आपका है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा यहां पर CFC12 आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे आपका यहां पर आ जाएगा CFC11 आ जाएगा, फिर चौथे नंबर पे यहाँ पर आपका आ जाएगा वो है नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद से जो है आपका अगले नंबर पे यानी लास्ट में पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा मीथेन। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष को जो है यहाँ पर उसके अंतर्गत जो है घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना था। तो ये क्रम आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स SBS निम्नांकित में से कौन सी स्थिति है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स SBS निम्नांकित में से कौन सी स्थिति है, इन चारों में से यही आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर SBS तो आपको दे दिया गया, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया, तो ये भी आपको गौर करना है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स होता है SBS का फुल फॉर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की स्थिति जो है यहाँ पर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स जो है यहाँ पर उसकी स्थिति होती है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स जो है ऐसी स्थिति है जिसमें किसी बड़े भवन के रहवासी यानी जो लोग रहते हैं भवन में बिताए समय के दौरान तीव्र स्वास्थ्य समस्या का अनुभव करते हैं, जिसके पीछे निश्चित रोग या कारण नहीं खोजा जा सकता है। तो ये जो है ये स्थिति होता है कौन सा, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स। और यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की स्थिति के संदर्भ में यहाँ पर ये स्थिति है आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स। जहाँ पर वेंटिलेशन की जो है समस्या होती है, यानी हवा अंदर बाहर नहीं जा सकता है। आपको पता है कि जब कमरा पूरी तरीके से बंद होता है तो वहाँ पर CO2 का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो उस स्थिति में आपको स्वास्थ्य संबंधी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कथन वाला है, दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, काफी समय है आपके पास, फिर उसके बाद से राइट आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करिए। कथन पहले में दिया गया है कि डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ हैं जो मुख्यतः नगर पालिका के ठोस कचरे, खतरनाक और मेडिकल कचरे के भस्मीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। कथन दूसरा दिया गया है कि डाइऑक्सिन और फ्यूरान प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोनों कथन को आपको समझना है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा तो आपको क्लियर होगा और राइट आंसर आप चुटकियों में बता देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो बेसिकली हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला सत्य है, किंतु कथन दूसरा क्या है, पूरी तरीके से गलत है। कथन दूसरा गलत है, लेकिन कथन पहला क्या है आपका सही है। डाइऑक्सिन और फ्यूरान अत्यधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं जो मुख्यतः नगरपालिका के ठोस कचरे और खतरनाक और मेडिकल कचरे के भस्मीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। अब ये जो आपके डाइऑक्सिन और फ्यूरान जो कि अत्यधिक विषाक्त पदार्थ हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए ये रासायनिक पदार्थ जो है मनुष्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं और इसके साथ ही साथ ये पर्यावरण में लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं और ये हवा के माध्यम से जो है दूर तक जो है जा सकते हैं, दूर तक इलाके में जो है फैल सकते हैं। और चूंकि श्वास लेना हमारी प्रकृति है, श्वास हम लेंगे और उसी हवा के सहारे ये सारे जो विषाक्त पदार्थ हैं वो हमारे अंदर जाएंगे और कहीं ना कहीं हमें ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो हमें लगता है कि पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगल में कूड़ा जल रहा है तो हमारे घर में उसका हवा थोड़ा नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि कूड़ा बगल में जलेगा तो वो जो अपशिष्ट होंगे, जो गैस निकलेंगी जहरीली, वो हवा में मिलेंगी और हवा कोने कोने तक पहुंच सकती है। आपके घर, आप कमरा बंद कर सकते हैं लेकिन हवा तो उसमें आने जाने का आप माध्यम बनाएंगे ना, तो वो हवा के सहारे आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो इसीलिए पूरा पृथ्वी को हमें स्वच्छ रखना है। ऐसा नहीं कि बगल में गंदगी हो रही है तो उससे आप प्रभावित नहीं होंगे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें दिया गया कि एक डिश सोलर कुकर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन उसके संबंध में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, उन्हें अच्छे से आपको पढ़ना है। देन उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी कि ऑप्शन ए और बी और सी में से राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर मैं राइट आंसर बता दूंगा आपको, लेकिन करना क्या है कि वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद से राइट आंसर बताना है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, और उसके बाद से सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एक डिश सोलर कुकर के संदर्भ में। देखिए पहले तो यहाँ पर आपका है कि एनोडाइज्ड एल्युमिनियम शीट की परावर्तक सामग्री का ये बना होता है जो आपका एक डिश सोलर कुकर होता है, इसे आपको याद रखना। आप सोलर कुकर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जो है इसमें आप कुकिंग होता है, मतलब जो भी कुछ बनाना होता है, चावल या कुछ भी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कुकर किससे बना होता है? तो एनोडाइज्ड एल्युमिनियम शीट के द्वारा बना होता है। और यहाँ पर सी जो है लगभग 0.6 किलोवाट विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य के अभिमुख ये पूरी तरीके से रहता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप मिस्टेक्स कह लीजिए, तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपका मैंने पहले ए बताया था, उसके बाद से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो सी, फिर उसके बाद से डी, ये आपका ई हो जाएगा। टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये डी आपका सही हो जाएगा। आयतित सौर विकिरण को सांद्रित करने के लिए परावलयी डिस्क का उपयोग ये करता है। इसको तो मैंने क्लियर कर दिया और इसको भी आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। तो ये आपको याद रखना है कि एक डिश सोलर कुकर, यहाँ पर आपका ए सी, इसको पढ़ लेना है क्योंकि दोबारा पढ़ूंगा तो फिर समय लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी प्रकार का डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है? इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बेसिकली राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन से ये पूरी तरीके से संबंधित है। संपोषणीय विकास लक्ष्य जो जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण, अब देखिए महासागर और समुद्र और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग से पूरी तरीके से अपेक्षित है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूची में क्योटो संधि में जो है सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करिए। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस से गैस जो है दिए गए हैं और उसकी पहचान करना, और नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको लगता है कि सही आंसर हो सकता है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये सभी जो है ग्रीन हाउसेज गैसों के अंतर्गत आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे आप सभी परिचित हैं, मीथेन से भी आप परिचित हैं, नाइट्रस ऑक्साइड से भी, और हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, और यहाँ पर जो है पर फ्लोरोकार्बन, और इसके साथ ही साथ इसमें है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये जो 6 गैस का नाम यहाँ पर दिया गया है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं, और यहाँ पर इसीलिए आपका ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रोटोकॉल है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, इसको जो है जापान के क्योटो में अपनाया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है क्योटो प्रोटोकॉल पड़ गया, और इसे 1997 में जो है अपनाया गया था। इसे आपको याद रखना है, कब अपनाया गया था? तो 1997 में इसे अपनाया गया था। और ये जो क्योटो कहाँ पर है? जापान में है, इसीलिए इस प्रोटोकॉल का ही नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ गया। तो आशा करता हूँ यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्ध में वैश्विक तापन को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी भिन्नीय कटौती शामिल है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1/3 जो है इसकी जो है कटौती जो है पूरी तरीके से शामिल है। पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्ध में वैश्विक तापन में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी कटौती जो है शामिल है? तो 1/3 ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनियमित, यहाँ पर विनियमित जो है होता है, उसके संदर्भ में कुछ विकल्प हैं, और नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है आपको जवाब देना है।
तो वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बी डी ई दोनों सही यहां पर आपका हो जाएगा। क्या ए बी डी और ई क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनियमित होता है, तो ध्वनि की तीव्रता से। अब ध्वनि कम है तो उससे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि मनुष्य को सुनने योग्य जो है 40 से 45 डेसिबल है। और इसके साथ ही साथ अलग अलग मानक जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और इसके बाद से ध्वनि की कालावधि और इसके साथ ही साथ है मानव कान की संवेदनशीलता और ध्वनि की आवृत्ति रेंज, ये सभी जो है मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव जो है पूरी तरीके से जो है विनियमित होता है इनके द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ध्रुवीय समताप मंडलीय यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से संबंधित हैं, इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका तो आंसर आप सभी बहुत ही आसानी के साथ कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्योंकि ये ऐसे जो है टॉपिक्स है या एक ऐसे मुद्दे हैं जो आपको हमेशा जो है कभी ना कभी न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में देखने को सुनने को हमेशा मिलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत निषेचन से या ओजोन परत क्षरण से ये पूरी तरीके से आपका संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी दीवार बनाने को क्या कहा जाएगा, इन चारों विकल्पों में से आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा निवारण कहा जाता है बाढ़ रोकने। अब कुर्सी तो आप सभी को पता है कुर्सी इस प्रकार से होती है, ठीक है, कुर्सी इसी प्रकार से होती है ना, आपका इस तरह से 4-5 यहाँ पर टांगे होती हैं, मैं बना देता हूँ। तो कुर्सी इस प्रकार से बनाने का मतलब है आप देखिए इस तरीके से कुर्सी जो होती है, और इसके बाद से बाढ़ रोकने का मतलब पानी आपका इधर से है, तो एक तरीके से ये दबाव जो है जो पड़ने वाला, अगर एक वॉल होता है ऐसे सीधे तब तो इस पर दबाव पड़ता ज़्यादा और ये वॉल टूट जाती, तो कुर्सी दीवार की बात हो रही है। तो ये एक्स्ट्रा जो प्रेशर पड़ेगा पानी का उसको जो है ये झेलने के लिए इधर नीचे भी जो है इतना सपोर्ट्स आपका, इसीलिए इसे कुर्सी दीवार जो है यहाँ पर बोला गया, और इसको निवारण जो है बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और इंग्लिश में प्रिवेंशन भी इसको बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं और एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चुनाव करना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आप समय लीजिए लेकिन सही आंसर बताने का प्रयास करिए। तो वीडियो को पॉज करिए और सही आंसर क्या होगा उसे बताइए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा पहला हो जाएगा, और दूसरा है आपका इसके साथ साथ तीसरा है, और यहाँ पर चौथा भी आपका राइट आंसर है, और पांचवा हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा ये सभी आपको पता है, और पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है आपका, और इसके साथ ही साथ शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ये आपको याद रखना। और बायोमास ऊर्जा, बायोमास, लेकिन वर्तमान समय में जो नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ऊर्जा का एक बहुत ही बेहतरीन एक तरह से कह लीजिए कि स्रोत है, जिसका आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए ये कम होने वाला नहीं है, कि सूर्य से हमें ऊष्मा मिलना ही मिलना है। तो अब इस ऊष्मा को अपनी जो ज़रूरत की जो ऊर्जा है जो हमें चाहिए, चाहे बिजली के रूप में घर में जो भी अप्लायंस है यूज करने के, चाहे बल्ब जलाने या फैन, तो हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल करें। तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का यहाँ पर इस्तेमाल होने के ऊपर या करने के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है, और जगह जगह अन्य अन्य राज्यों में जो है यहाँ पर इसको बढ़ावा देने के लिए, या आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, सब्सिडी, तमाम तरह की जो है आपको यहाँ पर चीजें या सब्सिडी दी जा रही हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो जो वायु के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो शायद आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप बड़े बड़े महानगरों में जब या डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हवा में घुल जाते हैं, तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हवा जो है पूरी तरीके से गंदा या धुंधला दिखाई दे रहा है। तो वहीं में जो है छोटे छोटे ये पार्टिकल होते हैं।
लेकिन ये जब हमारे अंदर चले जाते हैं तो स्वास्थ्य पे इनका क्या प्रभाव है, इन चारों में से आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वास संबंधी रोग जो है आपका बढ़ जाएगा। तो जब ये कण आपके फेफड़े में जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आपके फेफड़े में जाकर रुकेंगे और सांस लेने में आपको दिक्कत देंगे। तो ऐसा ना सोचिए कि जब हमारा वातावरण या पर्यावरण प्रदूषित होगा तो आप कितना भी बढ़िया क्यों नहीं आपके लाइफ हो, आप कितना भी पैसा आपके पास क्यों ना हो, उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। कुछ समय के लिए नहीं होंगे लेकिन आप उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं, एक पर्यावरण में रहते हैं या एक पारिस्थितिकी तंत्र में। अगर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण फैलेगा और वो पूरी तरीके से दूषित होगा तो हम उससे नहीं बच सकते, क्योंकि हम भी इसी का एक अभिन्न अंग है, ये आपको मानना होगा। तो ऐसा नहीं कि बगल में प्रदूषण हो रहा है तो उसे रोकने और समझाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं कोलेटली, ऐसा नहीं कि उनका विरोध करना चाहिए, आखिर उनको समझाना चाहिए कि अगर आप कुछ भी प्लास्टिक जला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उससे आपके स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपके भी खर्चे बढ़ जाएंगे, आप बीमार होंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि पैसे नहीं लगेंगे। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, यानी कि अंततः आपको अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखने को मिल गया। अभी तक कथन वाला यानी दो कथन दिए होते थे, वो क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। यहाँ अभिकथन में दिया गया हिमालय पारितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तर्क क्या बताया गया कि हिमालयी पारितंत्र अनेक स्वदेशी जातियों का घर है। अब राइट आंसर आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है, अभिकथन तर्क को अच्छे से समझ लेना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों ठीक है, अभिकथन भी ठीक है, तर्क भी ठीक है। हिमालय पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे विविध प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ वहाँ पर हैं, तो उसको हमें सहेजना, अच्छे से रखना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही साथ हिमालयी पारितंत्र में अनेक स्वदेशी जातियों का घर भी जो है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों सही है, लेकिन तर्क जो अभी कथन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपी सीमा क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 40% से अधिक है। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए विश्व भर में प्रति वर्ष 2.01 बिलियन टन जो है म्युनिसिपल अपशिष्ट निक्षेपित होता है और इस कचरे की संरचना राष्ट्रीय आय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। और इसके साथ ही साथ विकासशील देशों में जो है नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में जो है खाद्य अपवर्ज्य यानी कि फूड वेस्ट जिसको बोलते हैं का अंश 32% है। वहीं विकासशील देशों में जो है यह 57% है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, जितने भी 25 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में कराएं, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी के कमेंट्स का जवाब देता हूँ। किसी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ गलत लगता है तो जरूर बताएं आप हमें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अप्रिशिएट करिए। हमें लाइक करने से आपके हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हम देखिए अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने का प्रयास करें, तो आप थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम मोटिवेट रहेंगे और इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे और आप लोगों को लाभ मिलेगा। और हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद कर पाए। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस कर लें इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।